हेलो, गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सारे लोग और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट इंडियन पॉलिटिकल थिंकर। द नेम ऑफ द थिंकर इज़ पेरियार। ओके, तो पेरियार के बारे में जानेंगे। बहुत बड़े लीजेंडरी रहे हैं साउथ इंडिया से, तो इनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इनके बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ें भी काफ़ी हैं। और जिस तरीके से उन्होंने सोसाइटी में चल रहे काफ़ी सारे सुपरस्टिशंस, विमेन स्लेवरी के ऊपर बात की है, और उसी तरीके से एक ऐसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन या फिर एक ऐसे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात की है जो इक्वालिटी पर बेस्ड हो। ठीक है, तो इनको पढ़ेंगे एंड इनको आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान से पढ़ना क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर हैं ये। ठीक है, जिस तरीके से आप एक बहुत बड़ा क्रेज़ नॉर्थ इंडिया में महात्मा गांधी का देखते हो, उसी तरीके से जो पेरियार थे उनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स थे साउथ इंडिया में। ठीक है, और इनके इर्द गिर्द एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजी घूमती थी जो कि डेवलपमेंट पे और अनटचेबिलिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन और इक्वालिटी पर बेस्ड थी। ठीक है, तो इनको पढ़ना समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, नॉट जस्ट योर फॉर पॉलिटिकल साइंस। आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन आप अगर एक सोशल स्ट्रेटा में भी देखोगे, जिस तरीके से साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स चलती है नॉर्थ इंडिया से बहुत डिफरेंट है, वो क्यों है, किस लिए है, तो वो बहुत बड़ा एक जो इसको शेप करने की बात कहें तो उसमें पेरियार का बहुत बड़ा हाथ रहता है। ठीक है, तो यहाँ से हम समझेंगे सबसे पहले। तो मैं जस्ट पेन ले लूँ यहाँ से, तब मैं समझाती हूँ। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले देखेंगे इनका जो पूरा नाम है वो है एरोड वेंकटप्पा रामास्वामी। ठीक है, ईवी स्वामारामी इनका नाम है, लेकिन लोग इन्हें बहुत ज़्यादा पॉपुलरली पेरियार कहते थे, जिसका मतलब है महान। ठीक है, इनको महान मानते थे बहुत ज़्यादा। अगर इनकी बर्थ की बात करें तो 17 सितंबर 1879 में इनका जन्म हुआ था। एरोड जगह है तमिलनाडु में, वहाँ इनकी बर्थ प्लेस है। ठीक है, डेथ इनकी 24 दिसंबर 1973 में इनकी डेथ हो गई थी। इनकी प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर हमें देखने को मिलते हैं, थिंकर देखने को मिलते हैं और रैशनलिस्ट पॉलिटिशियन देखने को मिलते हैं। ठीक है, उन्होंने समाज में कई तरीके के सुधार की बात की थी, कई तरीके की ऐसी कुरीतियाँ चल रही थी जिनके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी। ठीक है, एंड ही इज़ ऑल्सो नोन फॉर द एंटी कास्ट मूवमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, द्रविडियन आइडियोलॉजी। और ये देखो किस किस चीज़ के लिए बहुत जाने जाते हैं। ये एंटी कास्ट मूवमेंट के लिए जाना जाते हैं, क्योंकि अब मैं इस टाइम पीरियड की बात करूं जब इनका जन्म हुआ था, तो उस टाइम भारतीय समाज में जातिवाद को बहुत ज़्यादा माना जाता था। ठीक है, ये लोअर कास्ट और या अपर कास्ट का जो इतना बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है, तब बहुत ज़्यादा रिजिड सिस्टम हो गया था। कोई इसमें ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था कि कर्म के बेसिस पे सबका, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि ह्यूमन जो सिविलाइजेशन है वो टाइम पीरियड के साथ साथ ना बहुत ज़्यादा भ्रष्ट होती चली जाती है। आप अगर सोचोगे आज प्रेजेंट डे में जो मोरल और एथिक्स हम बात करें, आगे चल के ये भी पूरी तरीके से डूब जाएंगे। ठीक है, लोग बहुत ज़्यादा इमोरल हो जाएंगे, हार्टलेस हो जाएंगे, और लोग एक दूसरे के बारे में सोचना भी बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, टाइम पीरियड के साथ साथ बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती हैं। तो उसी तरीके से जब पेरियार का ये टाइम पीरियड हम देखते हैं तो यहाँ पे कास्टवाद बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, जिसके खिलाफ पेरियार बहुत बड़ी आवाज़ उठाते हैं। साथ में सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चलाते हैं, जो बहुत बड़ा मूवमेंट होता है, जो निचली जाति चलाती हैं ताकि उनको भी सेल्फ रेस्पेक्ट की डिमांड कर सके वो अपर कास्ट से या फिर जो समाज में चल रही चीज़ों से। ठीक है, क्योंकि इनका मानना था जो सम्मान है, जो स्वाभिमान है, वो सबका हक है। ठीक है, आपका कोई हक नहीं बनता कि आप अपने से दूसरे जाति के लोगों को या फिर अपने से नीचे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करें या फिर उनका अपमान करें। ठीक है, और द्रविडियन आइडियोलॉजी के भी बहुत बड़े क्या रहे, सपोर्टर रहे हैं। द्रविडियन आइडियोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो पूरे जो साउथ इंडिया है उसको द्रविड़ बोला जाता है एक तरीके से। ठीक है, तो जब ये नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा कास्टिज्म चल गया था, ब्राह्मण डोमिनेंस था बहुत ज़्यादा। ठीक है, ब्राह्मण से सारी चीज़ें किया करते थे, उनके हाथ में चीज़ें थी, तो जो साउथ इंडिया के पीपल थे उनके अंदर एक आइडियोलॉजी डेवलप हुई। वो इस तरीके की डेवलप हुई कि जितने भी नॉर्थ इंडिया के लोग हैं वो ना आर्यन रेस के हैं और ये सेंट्रल एशिया से आए हैं, जिन्होंने भारत पे आके कब्जा कर लिया। और जो यहाँ के नेटिव पीपल थे, इंडिजिनस पीपल थे, उनको बैकवर्ड पुश करते गए, जो कहाँ पे जाके बस गए, जो साउथ इंडिया में जाके बस गए। तो अपने आप को ओरिजिनल रेस का ये मानते हैं साउथ इंडिया वाले, और नॉर्थ इंडिया से इतनी इतनी खफा रहते हैं या फिर बोल सकते हैं इनसे बहुत ज़्यादा इनको वो नहीं है, अटैचमेंट नहीं है। ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखते हो कि जो जब भी हिंदी को इम्पोज करने की बात की जाती है एज अ नेशनल लैंग्वेज, तो सबसे पहले जो निकल कर आते हैं अपोजिशन में साउथ इंडिया वाले आते हैं। ठीक है, क्योंकि हम अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो यूपी हो गया, ये उत्तराखंड हो गया, पंजाब वगैरह, यहाँ सब में अच्छे खासे लोग हैं हिंदी बोलने वाले, मेजोरिटी लोग हिंदी बोलते हैं। लेकिन स्टिल हम हिंदी को इम्पोज नहीं कर सकते एज अ नेशनल लैंग्वेज, क्योंकि साउथ इंडिया वाले लोग हमेशा इसका अपोज करते हैं, कभी भी इसके फेवर में नहीं आते हैं, क्योंकि इनका मानना है जो हिंदी लैंग्वेज है वो अपर
अपर कास्ट की है। अपर कास्ट हिंदूज की लैंग्वेज है और ये क्या करना है, डोमिनेट करना चाहेंगे। अगर हिंदी इम्पोज कर दी तो ये हमें पूरे भारत में या फिर कहीं पे भी अपनी भाषा अपनी संस्कृति को नहीं आगे बढ़ने देंगे, ठीक है। इस तरीके की सोच भी रखती हैं। ये सोच क्यों रखते हैं, कैसे पनपी, और ये एकदम से गलत नहीं है। देखो मैं फेवर करूंगी, क्योंकि ये गलत सोच ऐसी नहीं है। जिन परिस्थितियों में सोच का एक तरीके से बोल सकते हैं डेवलपमेंट हुआ, वो कंडीशंस बहुत ज़्यादा अलग थी। अभी की कंडीशन बहुत अलग है और इनके टाइम पीरियड की वो कंडीशंस काफ़ी अलग थी, ठीक है। तो आगे भी हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहले हम पेरियार के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, इनकी अर्ली लाइफ को और बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे। तो इनका जन्म एक वेल्दी अपर कास्ट बजीजा नायडू फैमिली में होता है, ठीक है। अपर कास्ट से तो ये बिलोंग करते थे, लेकिन एक्सपोज टू कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ड्यूरिंग अ पिलग्रिमेज टू काशी विच ट्रांसफॉर्म हिज वर्ल्ड व्यू। अब देखो यहाँ से ना एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी निकल कर आती है जो मैं आपको सुनाना चाहूँगी, ठीक है। तो ये एक वेल्दी क्लास से तो थे, ठीक है, समझ में आता है कि ये अमीर थे, बढ़िया बात है। लेकिन ये अपर कास्ट बजीजा नायडू फैमिली से थे। देखो जो साउथ इंडिया में अपर कास्ट हैं, जिनको हम ऊंची जाति कहते हैं, हो सकता है नॉर्थ इंडिया में वो अपर कास्ट ना हो, वो निचली जाते हों, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ों में क्या देखने को मिलता है, वेरिएशन देखने को मिलता है। जो कास्ट अपने आप को किसी पर्टिकुलर जगह में दलित बोलते हैं या फिर बहुत ज़्यादा अपने आप को माइनॉरिटी स्टेटस में रखा गया उन्हें, वही जात किसी दूसरे रीजन में भारत में मेजॉरिटी में है, ठीक है, और वो जनरल कैटेगरी में आती है। और ऐसा डिवीजन आपको इंडिया की पॉलिटिक्स में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से क्या होता है, जब ये पेरियार होते हैं तो एक बार ये काशी जाते हैं। अब आपको पता है काशी कहाँ है, ठीक है। तो ये काशी जाते हैं अपनी तीर्थ यात्रा करने के लिए। तो वहाँ पे बोला जाता है कि इन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी काशी में जब ये जाते हैं। तो एक भव्य से मंदिर के बाहर कुछ पंडितों को खाना खिलाया जाता है। तो बाकी लोग तो वहाँ अलाउ नहीं थे, नहीं जा सकते, क्योंकि पंडित जब खाना खा रहे हैं तो जो लोग मंदिर में बैठे हुए हैं वो इन्हें खाना खिला रहे थे। लेकिन जो पेरियार थे उनको इतनी ज़्यादा भूख लगती है कि इनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। तो ये क्या करते हैं, ये जनेऊ डाल लेते हैं अपने उस पे शरीर पे, ठीक है। और थोड़ी सी दाढ़ी वगैरह मतलब इनकी होती ही है, तो थोड़े से ब्राह्मण जैसे दिखते थे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, उन ब्राह्मणों के साथ बैठ के खाना खाने लगते हैं। लेकिन उन ब्राह्मणों में से कुछ ब्राह्मण ऐसे होते हैं जो इन्हें पहचान लेते हैं कैसे भी करके। उन लोगों को इन पे शक हो जाता है नहीं देखते हुए कि तुम ब्राह्मण जैसे ब्राह्मणों के साथ बैठ के खा रहे हो, लेकिन उनके जैसे हो नहीं या फिर उनके जैसे दिखते नहीं हो। तो वहाँ पर क्या होता है, इनको बहुत बेइज्जत किया जाता है, हद से ज़्यादा इन्हें बेइज्जत किया जाता है। और एक इंसिडेंट में ये बोला जाता है कि वहाँ पे जो ब्राह्मण थे उन्होंने जिन पत्तलों में खाना खाया था, उनकी झूठी पत्तलों में फिर इन्हें खाना जबरदस्ती खिलाया गया, ठीक है। मतलब उनकी झूठी पत्तल इनसे चटवाई गई थी। ऐसा में पूरा एक इंसिडेंट देखने को मिलता है। वहाँ से जो इनके अंदर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बिहेवियर आया, एक तरीके से जो रिवोल्यूशनरी टेंडेंसीज अगर डेवलपमेंट की बात करें तो उस इंसिडेंट के बाद आई। होता है ना कभी कभी लाइफ में जब हमारे कोई रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचा देता है, तो हम वहाँ से गांठ बांध लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें ये चीज़ करनी है और करके दिखानी है, ठीक है। तो वही सेम होता है किसकी ज़िंदगी में, पेरियार की ज़िंदगी में। पेरियार को पता था कि हाँ लाइफ में या फिर सोसाइटी में इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि उनके साथ इतनी बड़ी घटना हो जाएगी, ठीक है। तो उस टाइम से लेकर पेरियार के मन में जो नॉर्थ इंडियंस थे उनके लिए बहुत ज़्यादा नफरत फैल गई, ठीक है। उनके लिए बहुत ज़्यादा ये चीज़ हो गई। और उस टाइम सोसाइटी थी भी ऐसी, हम नॉर्थ इंडियंस वाले बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते थे, कास्ट को सपोर्ट करते थे, डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट करते थे, विमेंस के स्लेवरी को, ऑपरेशन को, इन सब चीज़ों को सपोर्ट भी करते थे। और इन्हीं को हम मानते थे कि हाँ यही सही है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कोई चीज़ वर्षों से चली आ रही हो तो वो सही हो, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस बाय थिंकर्स लाइक ज्योतिबा फुले एंड रैशनलिस्ट मूवमेंट इन द वेस्ट। और साथ ही साथ क्या हुआ, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए ज्योतिबा फुले से, ठीक है। ज्योतिबा फुले एक बहुत बड़े हमें सोशल रिफॉर्मर देखने को मिलते हैं और रैशनलिस्ट मूवमेंट में भी उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, जो कि कहाँ से, वेस्ट से थे, ठीक। वेस्ट की बात मैं कर रही हूँ, कोलकाता, बंगाल, ये सब रीजन में, क्योंकि यहीं से ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन रॉय, पंडिता रामाबाई, ये सारे निकल कर आते हैं। तो यहाँ से ही बहुत ज़्यादा इन सारे थिंकर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए थे और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। इनिशियली एक्टिव इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस बट लेफ्ट ड्यू टू डिफरेंसेस ओवर कास्ट हायरार्की। देखो शुरुआत में जो पेरियार थे उन्होंने ये सोचा कि मुझे अगर भारतीय समाज में सुधार लाने हैं तो मुझे सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी है उस टाइम, उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बाद में चल के उन्होंने देखा था उस पार्टी के अंदर भी जातिवाद इतना है, ठीक है। तो उन्होंने उस पार्टी को भी छोड़ दिया, क्योंकि आप अगर जातिवादी स्ट्रक्चर में रह रहे हो तो आप जातिवादी कैसे ख़त्म करोगे, क्योंकि आपकी सोच और आपके आसपास रहने वाले लोग इतने बड़े जातिवादी हैं, जटिल हैं,
वही समाज में परिवर्तन लाने की बात नहीं करेंगे तो आप एक अकेले उसमें से निकलकर जातिवाद को कैसे तोड़ सकते हैं। तो उन्होंने एक शुरुआत में तो यही सोचा था कि पूरे भारत में ये कांग्रेस पार्टी फैली हुई है, मैं कांग्रेस का एक अच्छा सा चेहरा बनूंगा, सोशल रिफॉर्मर बनूंगा और उसके थ्रू मैं समाज में जितनी भी कुरीतियाँ चल रही हैं उनको ख़त्म कर दूंगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं जब ये कांग्रेस के अंदर गए, उन्होंने कांग्रेस के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें देखी, तो उनका मन बदल गया और उन्होंने क्या किया, कांग्रेस को पूरी तरीके से छोड़ दिया। ठीक है, अगर आप कांग्रेस की भी बात करें और उस टाइम पीरियड के सारे लीडर्स की बात करें तो आपको सारे के सारे लीडर अपर कास्ट के दिखाई देंगे, वेल्दी पीपल दिखाई देंगे, ज़मींदार और ये होते थे पहले ज़मींदार ठाकुर इस टाइप के होते थे गाँव में। तो ये सब क्या करते, इन मूवमेंट्स को चलाते थे या फिर ये सब लोग बहुत बड़े लीजेंडरी फेस थे कांग्रेस के। तो ये सब चीज़ें देख के पेरियार का दिल और टूट गया क्योंकि इनकी एस्पिरेशन कांग्रेस से कुछ और थी, लेकिन कांग्रेस नज़र कुछ और आ रही थी। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे पॉलिटिकल एंड सोशल अवेकिंग। तो पॉलिटिकल और सोशल अवेकिंग के बारे में पढ़ेंगे तो उन्होंने जो कांग्रेस थी उसको 1919 से 1925 तक ज्वाइन किया। ठीक है, आपको ये अच्छे से पढ़ने हैं पेरियार के बारे में। ठीक है, इनके लाइफ मूवमेंट्स को भी बहुत अच्छे से जानना है। तो उन्होंने कब से कब तक कांग्रेस को ज्वाइन किया, ये भी डेट वगैरह याद रखें। जो डेट्स यहाँ पे दी गई ना वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, आपको एक भी स्किप नहीं करनी है। ठीक है, एंड ही ऑल्सो वर्क फॉर द सोशल जस्टिस विद द पार्टी। तो उन्होंने क्या किया, जितने कांग्रेस के अंदर रहते हुए इतने सालों में सामाजिक सुधारों के लिए और सामाजिक न्याय के लिए क्या किया, काम किया। एंड लेफ्ट द कांग्रेस इन 1925 अक्यूजिंग इट ऑफ ब्राह्मण डोमिनेंस। इन्होंने क्या किया, 1925 में कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया पूरी तरीके से और उन्होंने कांग्रेस पर एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया। ये बोला कि जो कांग्रेस पार्टी है उसमें सारे के सारे ब्राह्मण भरे पड़े हैं। ठीक है, ब्राह्मण मतलब कि अपर कास्ट के लोग, जितने भी उस टाइम अपर कास्ट के लोग कौन होते हैं, मतलब वही ठाकुर पंडित और ये जमींदार होते होंगे उस टाइम के, है ना, ऐसे ही नाम होते थे पहले। अभी तो बहुत ज़्यादा अलग हो गया है सब कुछ सिस्टम, लेकिन इनके टाइम पीरियड की मैं अगर बात करूँ तो ऐसे ही होते होंगे लोग। तो इन्होंने बस ये बोल दिया कि हाँ हम कांग्रेस को छोड़ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस में ही खुद इतना ब्राह्मणवाद फैला हुआ है, मैं कभी ऊपर नहीं पहुंच सकता या फिर मैं कभी एक उभरा हुआ चेहरा नहीं निकल सकता, तो मैं इस कांग्रेस के साथ काम बिल्कुल नहीं कर सकता। तो वो वहाँ से पूरी तरीके से अलग हो गए थे। साथ में उन्होंने बाद में फाउंड किया सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट 1925 में, जो प्रमोट करता था इक्वालिटी को और रैशनलिज्म को। ठीक है, ये लोगों से अर्ज करते थे कि अंधविश्वास से दूर रहो, जरूरी नहीं है जो कानों को तुम्हारी सुनाई दे रहा हो वो हमेशा सच हो या फिर तुम्हें जो पढ़ाया जा रहा हो वो हमेशा सच हो, अपनी बुद्धि विवेक का भी इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, मैं हमेशा सोचती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि भगवान ने हर इंसान को अलग बनाया, हर इंसान को बुद्धि दी है। तो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे अंदर जब दूसरा कोई इंसर्ट करेगा कोई आइडियोलॉजी या फिर दूसरे कोई बात करेगा तो तुम उसको मान लोगे या उसके ब्लाइंड फॉलोअर बन जाओगे। नहीं, हर किसी का दिमाग अलग क्यों है, ताकि वो खुद से सोच सके। ठीक है, मैं अलग सोचूंगी, आप अलग सोचोगे, आप मेरे प्रभाव में नहीं आ सकते। मेरे कुछ आइडियाज़ अच्छे लग सकते हैं लेकिन आप कंप्लीटली मेरी तरह सोचने लगो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, हमारे डेवलपमेंट के लिए तो एटलीस्ट नहीं होना चाहिए। तो ये रैशनलिज्म को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, कहते हैं आपको तर्क संगत होना चाहिए, तर्कवाद सोचनी चाहिए, अगर ऐसी चीज़ है तो ऐसी चीज़ क्यों नहीं है। ठीक है, सिंपल सी अगर बात करें तो ये मूर्ति पूजा के भी बहुत ज़्यादा खिलाफ थे कि भगवान को एक मूर्ति में रख के क्यों पूजते हो। ठीक है, भगवान कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको हम छोटी सी एक मूर्ति में ला दें। या ठीक है, भगवान इतना बड़ा है, इतना अकाल है। ठीक है, अकाल मतलब शायद साइज़ की बात कर रही हूँ, मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा। तो उस तरीके की इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं। साथ में एडवोकेट करते हैं विमेंस के राइट को, विडो रिमैरिजेस को और अगेंस्ट चाइल्ड मैरिजेस। ठीक है, तो औरतों के हक की बात करते हैं, बहुत अच्छे। ठीक है, और विडो रीमैरिजेस की बात करते हैं कि जो औरतें विधवा हो जाती हैं उनकी पुनः शादी करवाई जाए। ठीक है, क्योंकि कोई छोटी सी उम्र में अगर विधवा हो जा रहा है तो उसको पूरी ज़िंदगी विधवापन में नहीं गुजारनी चाहिए। और जो बच्चों की उस टाइम शादी का बहुत बढ़िया चलन था, उस चलन को भी इन्होंने क्या किया, ख़त्म करने की बात की। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट को हम थोड़ा सा अच्छे से जानेंगे, इनका सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट क्या था, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और उसके कोर आइडियाज़ एंड बिलीफ को डिस्कस करेंगे। तो अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट जो था वो सेल्फ रेस्पेक्ट को इस्टेब्लिश करता था, जो लोअर कास्ट के लोग थे और जो रैशनलिज्म को क्या करते थे, प्रमोट करते थे। ठीक है, तो जो छोटी जात के लोग थे उनको तो हमेशा से भाई परेशान किया ही जाता था। ठीक है, अभी किया जाता है, उसमें कौन सी नई बात है। ठीक है, तो उनके लिए इन्होंने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चलाया था। इसमें क्या था, उन्होंने लोगों को जागृत किया, उन्हें समझाया, पढ़ाया लिखाया, उन्हें भी उससे अंधविश्वास से दूर रखा कि जो तुमसे बड़ी कास्ट के लोग कह रहे हैं उसको ब्लाइंडली फॉलो मत करो। अगर वो तुमसे कह रहे हैं कि इस चीज़ में ये है तो उसमें सोचो इस चीज़ में ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों नहीं है तो वैसा क्यों है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जब आपके दिमाग में आने लगते हैं तो आप खुद में एक एनलाइटेंड
फील करते हो, आप खुद खुद की विवेक और खुद की ज्ञान को इस्तेमाल करते हो, तो आपको खुद लगता है कि आप कुछ सीख रहे हो या फिर आप दूसरों से थोड़े अलग हो, ठीक है। और सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट में इन्होंने लोगों से अर्ज किया जो छोटी कास्ट के लोग थे कि आप एक मनुष्य हैं, जिस तरीके से बड़ी कास्ट के लोग अपने आत्मसम्मान के लिए इतना रहते हैं, लड़ते हैं, ठीक है, और उनके अंदर इतना स्वाभिमान है, वैसे ही हर किसी के अंदर ये स्वाभिमान वाली भावना होनी चाहिए। क्योंकि इंसान चाहे कोई भी कास्ट का हो, चाहे बड़ी कास्ट का हो या चाहे छोटी कास्ट का हो, सबके अंदर डिग्निटी है, सबके अंदर फीलिंग्स, लव है, ठीक है। तो उनको हमेशा क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट था उसके जो कोर आइडियाज थे वो क्या करते थे, रिजेक्ट करते थे ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को। अब देखो यहाँ पे आपको जो याद करने वाली चीज़ है, जो 4 पॉइंट्स दिए गए इनको प्लीज़ अच्छे से देख लेना। मैं समझा तो रही हूँ लेकिन हाँ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जो अभी जून वाला पेपर था इससे पहले, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि पेरियार जो थे वो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को सपोर्ट करते थे कि अपोज करते थे। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं आपको उनको भी अच्छे से समझना चाहिए, इससे भी क्वेश्चंस पूछ ही लिए जाते हैं, ठीक है। तो जो पेरियार थे वो रिजेक्ट करते थे ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को। उनका मानना था कि जो ब्राह्मणों ने इतना प्रचंड वो बना रखा है, सिस्टम बना रखा है भारत में, हम ही पूजा करेंगे और हम ही श्राद्ध खाएंगे, हम लोग मर जाते हैं उसके बाद भी वो करो। तो अभी जो सिस्टम है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, लेकिन उस टाइम जब सिस्टम था या फिर उस टाइम जो चीज़ें थी वो सिर्फ ब्राह्मण लोगों के आसपास ही घूमती थी। शादी करोगे तो ब्राह्मण को खिलाओगे, कोई मर जाएगा तो ब्राह्मण को खिलाओगे, मरने के बाद उसको पितृ वित्र बोलते हैं तो ब्राह्मण को खिलाओगे, ठीक है। घर में खुशी है तो ब्राह्मण को खिलाओगे, तुम गरीब हो तो ब्राह्मण को खिलाओगे, तुम अमीर हो तो ब्राह्मण को खिलाओगे। तो ये जो चीज़ें थी, तो इन चीज़ों को रिजेक्ट करने की बात कही किसने, पेरियार ने, जो कि बहुत सही भी थी, ठीक है। मतलब थोड़ा तो अकल लगा के सोचो। एंड ही ऑल्सो प्रमोटेड एथिज्म एंड रैशनल थॉट। और उन्होंने क्या किया, इन्होंने एथिज्म को प्रमोट किया और रैशनल थॉट को प्रमोट किया। मतलब कि उनका मानना था कि भगवान के ऊपर भी सवाल होने चाहिए, ठीक है। भगवान से भी क्वेश्चन करो, भगवान अगर सबके लिए बराबर है तो उसने लोगों को बांटा क्यों है, छोटा और ऊंचा क्यों बांटा है, ठीक है। तो इन्होंने लोगों से एथिज्म, मतलब एथिज्म को बहुत ज़्यादा क्या करते थे, प्रमोट करते थे। इसको एग्जैक्ट हिंदी में बोलते हैं नास्तिक, ठीक है। जो नास्तिकवाद होते हैं, जो भगवान पे बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते। मुझे नहीं लगता नास्तिक को अगर मैं सही से एक्सप्लेन करूँ तो इसका मतलब वो है कि भगवान पे जो बिलीव नहीं करते। मैं बिलीव करती हूँ बट आई एम ऑल्सो एथिज्म। तो इसमें ऐसा नहीं है कि मैं भगवान पे बिलीव करती हूँ, लेकिन जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं समाज में या फिर समाज ने जिन चीज़ों को बना रखा है कि ये ऐसी हैं, वैसी नहीं लगती है मुझे, ठीक है। कोई तो है पावर, एक बहुत बड़ी सुपर नेचुरल पावर है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, अर्थ को चला रही है, वो है पावर। लेकिन उसको हम एक ह्यूमन रेस, सोचो इस पूरे पृथ्वी पे कितने स्पीसीज रहती हैं, करोड़ों स्पीसीज रहती हैं, ठीक है। ऐसी पता नहीं ब्रह्मांड में कितनी अर्थ होंगी और उन पर कितनी स्पीसीज रह रही होंगी। उन स्पीसीज में हमने कैसे डिसाइड कर लिया कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ है या फिर ये जो पर्टिकुलर भगवान है वही सब कुछ कर रहे हैं। हम नहीं डिसाइड कर सकते ये, ठीक है। हम में इतनी क्षमता है ही नहीं। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा से खटकती आ रही है और यही रैशनल थॉट्स होते हैं जो कि हर किसी के अंदर होने चाहिए, ठीक है। इक्वल राइट्स की बात करते थे ये विमेंस के बारे में, और बैकवर्ड कास्ट के बारे में बात करते थे। इनका मानना था कि जो औरतें हैं और जो जितने भी समाज में जितने भी महिलाएं हैं वो क्या करती हैं, पुरुषों के समान ही हक रखती हैं। और जो बैकवर्ड कास्ट की औरतें हैं, चाहे बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं, उनके भी इक्वल राइट्स की बात करते थे। कौन, पेरियार। एंड ही ऑल्सो क्रिटिसाइज ऑफ रिलीजियस रिचुअल्स एंड ब्लाइंड फेथ। और ये जो रिलीजियस रिचुअल्स थे, ठीक है, बड़ी बड़ी बलि दी जाती थी उस टाइम, ठीक है, भगवान को, देवियों को, और बहुत बड़े बड़े यज्ञ होते थे, ठीक है, हवन वगैरह कराए जाते थे जो कि ब्राह्मण से कराते थे, ठीक है। और इनको बहुत ज़्यादा इन्होंने क्रिटिसाइज किया कि ये गलत है। और ब्लाइंड फेथ की बात की है। ब्लाइंड फेथ का मतलब होता है कि तुम आंख बंद करके इन चीज़ों पे भरोसा कर रहे हो, विश्वास कर रहे हो, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत बताई थी। अभी कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ आई थी, एक मतलब कि एक बड़ा सा मंदिर था, उस मंदिर में लोग बहुत बहुत ज़्यादा दूध वूध पता नहीं क्या क्या चढ़ा रहे थे। तो एक बच्चे ने वहाँ पे किसी की मतलब कि दूध पी लिया था वहाँ से लेके, तो भीड़ ने उसको पीट पीट के मार डाला। तो ये क्या है भाई, तुम मंदिर गए हो, तुम सब पे पाप लगेगा, तुमने उस बच्चे को मार डाला क्योंकि वो अपनी पेट की सिर्फ भूख शांत कर रहा था, ठीक है। ये केस था, मैंने पढ़ा था उसके बारे में। तो वो कहते हैं कि इस तरीके से आपने ब्लाइंड फेथ को इतना बढ़ा चढ़ा दिया है, उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि जब आप अपने तर्कवादी सोच से ही नहीं सोच पा रहे हैं क्या गलत है क्या सही है, तो आप क्या है, एकदम से डम गधा है, ठीक है। गधा तो नहीं कहा होगा, वो तो मैं ही कह रही हूँ, लेकिन हाँ भाई दिमाग दिया है तो उसका इस्तेमाल करो। नेक्स्ट इनकी द्रविडियन आइडियोलॉजी। हाँ, अब ये समझना आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, द्रविडियन आइडियोलॉजी क्या कहती है, क्योंकि प्रेजेंट डे भी इसका बहुत ज़्यादा रिलेवेंस है। किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज यूज़ करती हैं, जिस तरीके से बीजेपी पार्टी हिंदुत्व को यूज़ करती है, उसी तरीके से जो द्रविडियन पार्टीज़ हैं या फिर जो साउथ इंडिया की पार्टीज़ हैं वो क्या करती हैं, ये द्रविडियन आइडियोलॉजी को बहुत ज़्यादा क्या करती हैं, यूज़ करती हैं अपने इलेक्शंस में, ठीक है। गुमराह लोगों को ही करना है, चाहे नॉर्थ के लोगों को करो चाहे साउथ के लोगों को करो, जीतना किसको, पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखना है, बेवकूफ़ किसे बनाना है, जनता को बनाना है
तो तुम कुछ भी बोल दो, जनता तो मान लेगी। तो जो द्रविडियन आइडियोलॉजी का कॉन्सेप्ट है वो सिंपली ये कहता है कि वो साउथ इंडिया, मतलब जिसको द्रविडियन कहते हैं वो लोग, उसकी कल्चर, उसकी आइडेंटिटी को अलग मानता है आर्यन, जो कि नॉर्थ इंडिया की आइडेंटिटी है। ठीक है, तो मैंने पहले ही आपको बताया था जिस तरीके से हम हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हिस्ट्री में आ जाते हैं। हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ा था, उसके बाद एक डिक्लाइन देखने को मिला था पूरी तरीके से, किस तरीके से हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई थी। तो उसके बाद दुनिया भर की जब स्टडी चल रही थी, उसमें एक थ्योरी निकल कर आई थी, आर्यन रेस की थ्योरी, ठीक है, जो कि प्रेजेंट डे रिजेक्ट हो गई है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। उसका मानना ये था कि सेंट्रल एशिया, जो आप एशिया में देख रहे हो, मंगोलिया, चाइना, ये वाला रीजन देख रहे हो, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान वाला, वहाँ से एक रेस उठी, ठीक है। रेस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल और द कम्युनिटी ऑफ पीपल। वो घुड़सवारी में बहुत अच्छे थे, तो वो सारे लोग क्या हुए, घोड़े में एकदम से चल चल के यहाँ पर आए और आके यहाँ बस गए, ठीक है, हमारे भारत में आके बस गए। भारत का जलवायु, भारत के जो क्लाइमेट था, वेदर था, उससे इतना एम्फसाइज हो गया कि उन लोगों ने यहीं पे आके इसको अपना घर बना लिया, ठीक है। उसके बाद क्या देखा जाता है, जो यहाँ के इंडिजिनस पीपल थे, मतलब जो यहाँ पे पहले से लोग रह रहे थे, क्योंकि वो तो घोड़े पे सवार होकर आए थे, तो यहाँ पे जो पहले से लोग रहे थे उनका उन्होंने कत्लेआम मचाया हुआ था, और जो लोग बच गए वो क्या हो गए, वो साउथ वर्ड शिफ्ट हो गए, ठीक है, वो साउथ इंडिया चले गए और वहाँ पे जाके रहने लगे। तो ये एक थ्योरी बन गई कि जो नॉर्थ इंडिया वाले हैं वो क्या है, हमारे दुश्मन है, क्योंकि उन्होंने साउथ इंडियन पीपल्स को मारा था और उनको क्या किया, पुश कर दिया बैकवर्ड, कि तुम जाओ जाके अपने उधर रहो, साउथ इंडिया में रहोगे, तुम्हारा नॉर्थ इंडिया में कोई काम नहीं है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है द्रविडियन आइडियोलॉजी, ये कोर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसलिए ये लोग नफरत करते हैं। अगर आपको कभी भी चीज़ें ऐसे समझनी हो, द्रविडियन पॉलिटिक्स को समझना हो, तो ये चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं वो सारी पार्टी, और ये साथ में अपोज करती हैं संस्कृत को और आर्यन सुपरमेसी को। जो संस्कृत भाषा पूरे उत्तरी भारत में फैली हुई थी उस टाइम की, अगर हम बात करें, हमारे इतने वेद हैं, उपनिषद हैं, और जितने भी पुराण वगैरह लिखी गई हैं, सारे के सारे संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो जो द्रविडियन आइडियोलॉजी है, जो पेरियार की आइडियोलॉजी, वो कहती है कि संस्कृत भाषा के साथ साथ जो आर्यंस लोग हैं, चाहे वो नॉर्थ इंडियंस लोग हैं, उन सारे लोगों को भी हमें क्या करना है, अपोज करना है कम्प्लीटली, ठीक है। वहाँ पे हम अगर बात करें साउथ इंडिया की, तो साउथ इंडिया की प्राइमरीली भाषा कौन सी थी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये भाषाएं उनकी बहुत पुरानी थी, जो कि आज भी चली आ रही हैं। लेकिन हमने काफ़ी मॉडिफिकेशन कर लिया है भाषा में, हम कहाँ संस्कृत बोलते हैं, ना मैं संस्कृत बोल रही हूँ और ना ही आप लोग संस्कृत बोलते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे उनका चेंज हुआ, लेकिन जो ओरिजिनल पीपल थे वो अपने आप को ओरिजिनल मानते हैं, साउथ इंडिया वाले, वो कहते हैं हमारी भाषा तमिल है, तेलुगु है, मलयालम, कन्नड़ है, हम आज भी उसे बोल रहे हैं। उसमें भी मॉडिफिकेशन क्या है, लेकिन वो जो कोर एसेंस है वो अभी भी उनकी भाषा में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। एंड एडवोकेट फॉर द इंडिपेंडेंस द्रविड़ नाडु। अब देखो, इन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाया है, इनका ये मानना है कि हमें पूरा अलग ही देश डिक्लेयर कर दो, ठीक है। तो इन्होंने द्रविड़ नाडु नाम का एक देश सोचा है, जिसमें तमिलनाडु, केरला और ये कर्नाटका, उड़ीसा, आंध्रा, तेलंगाना, इसका पूरा पोर्शन आएगा और एक नया देश बनेगा, जिसका देश का नाम होगा द्रविड़ नाडु, ठीक है। तो ये इन्होंने एक गुट सा बनाया हुआ है इन सारे स्टेट्स ने। देखो, इंडियन पॉलिटिक्स को अगर थोड़ा सा समझना है तो ये इन चीज़ों की राजनीति भी समझनी होगी आपको, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग है, हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पॉलिटी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बस ये है कि आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड ही इंस्पायर्ड द लेटर पॉलिटिकल मूवमेंट्स लाइक द्रविड़ मुनेत्र कजगम, डीएमके एंड आईआईए डीएमके। देखो, बाद में चल के इन्होंने बहुत बड़े बड़े एक मूवमेंट्स जो चले थे, यहाँ पे आंदोलन चले, उनको इंस्पायर किया, जिसमें आप डीएमके और आईआईए डीएमके ही देखने को मिलते हैं। और आपने देखा होगा साउथ इंडिया में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी आई थिंक डीएमके ही है, ठीक है, जो कि पेरियार की आइडियोलॉजी पर चलती है। ये पूरी तरीके से अपोजिशन में रहते हैं। अगर आप इनके नेता वगैरह के भाषण सुनोगे ना, तो ये भाई नॉर्थ वालों की बुराई भी करते रहेंगे आराम से, ठीक है। और ये लोग भगवान भगवान का भी अपोज करते हैं आराम से अपने भाषण में, तो होता ही हमेशा से होता आ रहा है। ये इनकी देवियाँ अलग होती हैं, कुल देवी अलग होती हैं, ये नेचर की पूजा करते हैं। हम लोग थोड़ा मॉडर्न हो गए, हम मूर्तियों की ज़्यादा पूजा करने लगे हैं, तो ये थोड़ा सा जो सोच है इनकी रैशनल निकल कर आती है। अब जो भाई पेरियार से निकल कर आ रहे हैं, इनकी सोच पेरियार से आ रही है, तो तुम सोचो कैसी होगी, मॉडर्न सोच होगी, बिल्कुल प्रोग्रेसिव सोच होगी। वहीं नॉर्थ इंडियंस वाले हैं, उनकी भी प्रोग्रेसिव सोच है, लेकिन उनको वोट पाने के लिए क्या है, लोगों को उन्हीं धर्म में घुस देना है उन्हें, ठीक है, धर्म में ही डालना है, धर्म की बातें करनी है, क्योंकि उन्हें जीतना है आगे चल के, ठीक है।
और हम यहाँ पे देखेंगे रोल इन जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी में इनका रोल क्या रहा है, तो ही ज्वाइंट द जस्टिस पार्टी, अ नॉन ब्राह्मण पॉलिटिकल पार्टी 1938। ये आपको याद रखना है, इन्होंने कब जस्टिस पार्टी को ज्वाइन किया था, ठीक है। तो 1938 में इन्होंने जस्टिस पार्टी को ज्वाइन किया था, जो कि एक नॉन ब्राह्मणिकल पॉलिटिकल पार्टी थी, जिसमें कोई ब्राह्मणवाद नहीं था, छोटे मोटे लोगों की पार्टी थी। छोटे मोटे लोगों की पार्टी का मतलब है कास्ट से ये लोग क्या थे, मतलब बहुत ज़्यादा वैसे नहीं थे कि हम ब्राह्मण हैं, या फिर उनकी ऐसी आइडियोलॉजी थी कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, जिस तरीके की भी आइडियोलॉजी चल रही है, या फिर हमें पूरे भारत में अपना नेशनल अवेकिंग लानी है, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। ये लोकल चीज़ों पे बहुत ज़्यादा क्या करना चाहते थे, फोकस करना चाहते थे, सोशल रिफॉर्म लाना चाहते थे, ठीक है। एंड बिकेम इट्स लीडर एंड लेटर मर्ज इट विद द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। बाद में क्या हुआ, इसी जस्टिस पार्टी के ही बहुत बड़े लीडर बन जाते हैं पेरियार, और इसको सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के साथ जोड़ देते हैं, मर्ज कर देते हैं, और उसी से निकल कर आती है द्रविड़र कज़गम DK इन 1945। अब देखो आपको ये चीज़ ना याद रखनी, 1944 में क्या बनी थी, द्रविड़र कज़गम। देखो मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, तो मुझे एकदम से वर्ड्स आ नहीं रहे हैं जुबान पे, ठीक है। तो डी के जो पार्टी है वो अभी तो DMK की पार्टी है, मैंने आपको बताया था, तो ये सब वहीं से निकल कर आई हैं, ठीक है। एंड द DK बिकेम द फाउंडेशन फॉर द लेटर द्रविडियन पार्टीज। और जो DK पार्टी थी, जिस तरीके से कांग्रेस नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़ी पार्टी थी, जिसमें से बाद में निकल कर आई छोटी मोटी पार्टियां, उसी तरीके से जो DK पार्टी थी वो बहुत बड़ी पार्टी बन गई साउथ इंडिया में, और वहाँ से निकल कर आई काफ़ी सारी छोटी मोटी पार्टी, जो द्रविड़ पार्टीज जिसको कहते हैं, या फिर जो साउथ इंडिया की पार्टीज थी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है, कोई मसला नहीं होगा यहाँ तक, ठीक है। आगे देखेंगे, ये थोड़ा सा बड़ा है भाई, मतलब बड़ा क्या है, मतलब थोड़ी सी बड़ी है PPT, ठीक है, उसको समझना अच्छा और इंटरेस्टिंग है। मुझे पेरियार बहुत अच्छे लगते हैं, पेरियार हो गए, अंबेडकर हो गए, गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, और ये पंडिता रामाबाई हो गई, और स्वामी विवेकानंद हो, मतलब आप अगर इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात करें तो ऐसा कोई ही होगा जो मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे सारे के सारे बहुत अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों। मतलब जब भी मैं जिस भी थिंकर को पढ़ाती हूँ, मुझे लगता है मैं उससे पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस हो जाती हूँ, वो मुझे उनकी आइडियोलॉजी इन्फ्लुएंस कर ही लेती है। कहीं ना कहीं जो सारे के सारे थॉट्स है ना, वो मुझे अपनी आइडियोलॉजी से मैच होते दिखते हैं, फिर बोलते हैं हाँ ये चीज़ बढ़िया है एकदम से, ऐसा लगता है मुझे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देखो हर चीज़ को ना इंटरेस्ट के साथ पढ़ा करो, मज़े से पढ़ा करो, कहानियाँ ले लेके बीच में पढ़ा करो, तब आपको ना पढ़ने में मज़ा आता है, और मुझे पढ़ाने में मज़ा आता है। अब फिलॉसफी देखेंगे, रैशनलिज्म की, एथियज्म की, ठीक है। तो रैशनलिज्म की फिलॉसफी ये कहती है, डिनाउंस ऑल फॉर्म्स ऑफ सुपरस्टिशंस एंड द रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी। तो तुम्हें हर तरीके के अंधविश्वास को क्या होगा, पूरी तरीके से छोड़ देना होगा। और जो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी है, ठीक है, ऑर्थोडॉक्सी का मतलब होता है कट्टरवाद, समझ गए ना। कट्टरवाद सारे धर्मों में है, ठीक है। मानने वाले बहुत सारे लिबरल्स होते हैं और कट्टर भी होते हैं, हिंदू भी कट्टर होते हैं, मुस्लिम्स भी कट्टर होते हैं, क्रिश्चियंस भी होते हैं, ज्यूज़ भी होते हैं, मतलब हैं लोग भाई। मैं तो लिबरल हूँ, बहुत लिबरल हूँ, साथ में सेकुलर भी हूँ। बिलीव रिलीजन वॉज अ टूल फॉर सोशल ऑपरेशन। उनका मानना था पेरियार का जो धर्म होता है, वो धर्म सिर्फ और सिर्फ सामाजिक शोषण का एक टूल होता है, समझ में आ गया। अगर आपको लोगों का शोषण करना है तो उन्हें इतना धार्मिक बना दो कि उन्हें अपना जो शोषण है वो भी क्या लगे, धर्म के अकॉर्डिंग सही लगे, ठीक है। बहुत अच्छी बात कही है मैंने, गौर फरमाना, ठीक है। एंड प्रमोटेड द स्लोगन, और इन्होंने स्लोगन बहुत अच्छा प्रमोट किया। क्या स्लोगन प्रमोट किया, इन्होंने कहा नो गॉड नो रिलीजन, कोई भगवान नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, और कोई धर्म नहीं, ठीक है। इनका मानना है जो धर्म निकल कर आया है वो पूरी तरह ब्राह्मणों ने बनाया है, इसलिए जब तुम धर्म ब्राह्मण को नहीं मानोगे तो ब्राह्मण से जुड़ा हुआ धर्म भी नहीं मान पाओगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात की है। देखो जो हिंदू धर्म है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बुरा मत मानो कोई भी, जो हिंदू धर्म है भाई वो एक कास्ट को बहुत ज़्यादा सुपीरियर मानता है। एक कास्ट को उसने सारी ड्यूटीज़ करने के लिए दे दी हैं कि तुम ये सारी ड्यूटीज़ करोगे, पढ़ोगे लिखोगे, बुद्धि का विकास करोगे, अपने आप भला करोगे, अपने बच्चों का भला करोगे, बच्चों के बच्चों का भला करोगे। लेकिन ये चीज़ें बहुत गलत हैं। तो कभी कभी मेरे मन में खुद क्वेश्चन आता है कि धर्म ऐसा था भी क्या, या फिर ऐसा था तो ऐसा क्यों था धर्म जिसने इनइक्वालिटी फैलाई, धर्म सबके लिए समान क्यों नहीं था, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें निकल कर आती हैं जो कि पेरियार खुद कह देते हैं। एंड ही ऑल्सो एनकरेज द साइंटिफिक टेम्पर एंड लॉजिकल रीजनिंग, और ये एक साइंटिफिक टेम्पर अपनाने की बात करते हैं जिसमें रीजन पे बेस्ड हो इनकी सारी की सारी चीज़ें, ठीक है, समझ में आ रहा है। तुम साइंस के थ्रू चलो, साइंस जो कहती है उसको मानो, ठीक है। हर चीज़ का जवाब साइंस के पास नहीं होता, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें साइंस का जवाब दे देती हैं, ठीक है। तुम लोग मे बी हम लोग पहले जिन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते थे, आज हम उन चीज़ों पे बिलीव करने लगे हैं, या फिर पहले जिन चीज़ों पे इतना ज़्यादा बिलीव करते थे और आज बिलीव उन चीज़ों पे
औरतें नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ साइंस। ठीक है, साइंस ने इतना डेवलपमेंट कर लिया है। कोई हमसे कह जाता कि हमने उड़ता हुआ शेर देखा तो भाई हमें मानना पड़ जाता, हाँ भाई देख लिया हुआ। अब हमारे पास सीसीटीवी कैमरा है, हमारे पास सैटेलाइट्स हैं, हम 24 घंटे पूरे निगरानी में रह रहे हैं। ठीक है, जीपीएस है, ट्रैकर है, इतने सारे, हम यकीन कर ही नहीं पाएंगे। हमें ये लगता है तुम करके दिखाओ, तुमने कहाँ देख लिया, तुम झूठ बोल रहे हो। ठीक है, तो ये जो थिंकिंग है हमारी, वो साइंटिफिक टेम्परामेंट को क्या करती है, डेवलप करती है, जो कि बहुत अच्छी भी है। विमेन राइट्स की बात करते हैं, साथ में सोशल इक्वालिटी की बात करते हैं, जिसमें वो एडवोकेट करते हैं विमेंस की एजुकेशन की, औरतों को भाई पढ़ाया जाए। ठीक है, अच्छे से। विमेंस के इक्वल प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि विमेंस के पास भी प्रॉपर्टी राइट्स होने चाहिए, जितना हक बेटे का होना चाहिए प्रॉपर्टी पे बाप की, उतना ही बेटे का भी हक होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात करते हैं। और इसी के साथ ही बढ़ावा देते हैं इंटरकास्ट मैरिजेस को और विडो मैरिजेस को, कि एक कास्ट से दूसरी कास्ट में शादियाँ होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तभी आप कास्टवाद को या जातिवाद को ख़त्म कर लेंगे, जो कि बिल्कुल सही बात है। अगर जातिवाद को ख़त्म करना है तो हमें इंटरकास्ट मैरिजेस को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना पड़ेगा। ठीक है, साथ में जो विडो मैरिजेस हैं उसको भी ज़्यादा प्रमोट करना पड़ेगा। जो औरतें बेचारी छोटी ही एज में विधवा हो जाती हैं, उनकी दोबारा शादी करवाओ, अच्छे घर में करवाओ, धूमधाम से करवाओ। ठीक है, अबोलिशन ऑफ डाउरी सिस्टम की बात करते हैं, जिसमें कहते हैं कि ये जो दहेज लेने की प्रथा है इसको पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहिए। और ये डिक्लेयर करते हैं कि जो औरतें होती हैं वो आदमियों की गुलामी से बहुत ज़्यादा फ्री होनी चाहिए। तो पेरियार, हेड्स ऑफ टू यू। ठीक है, बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। ठीक है, तो ये कहती हैं कि जो आदमी है उनकी गुलामी से क्या होनी चाहिए, औरतें हमेशा के लिए आज़ाद हो जानी चाहिए। ठीक है, टू बी वेरी पर्सनल अगर मैं बात कहूँ तो जो धर्म या फिर ये जो धार्मिक चीज़ें हैं वही हमें वो बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हैं औरतों के सब्जुगेशन के लिए, औरतों के ऑपरेशन के लिए। ठीक है, मतलब औरतों ने, और सबसे ज़्यादा मानती भी औरतें ही हैं। मतलब धार्मिक अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा धार्मिक औरतें आपको देखने को मिलेंगी समाज में, पुरुष उतने धार्मिक नहीं है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा धर्म ने शोषण भी उन्हीं का किया है। ठीक है, हर तरीके से बांधा भी उन्होंने, तो समझ जाओ। रिलेशनशिप विद गांधी एंड कांग्रेस। अब हम इनके रिलेशनशिप समझेंगे कि इनके किस तरीके से इनके रिलेशनशिप थे गांधी जी के साथ और कांग्रेस के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले तो गांधी के बहुत बड़े सपोर्टर निकल कर आते हैं। गांधी जी की आइडियोलॉजी से ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। लेकिन बाद में जाके गांधी जी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्योंकि गांधी जी कास्ट के ऊपर और धर्म के ऊपर बोलते ही नहीं है। गांधी जी कास्ट को और धर्म को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। गांधी जी खुद एक बहुत बड़ी फैमिली से थे, गांधी जी खुद अपर कास्ट से बिलोंग करते थे, और उन्होंने अपने रहते पूरे जीवन क्या किया, धर्म को सपोर्ट किया है, और उन्होंने अपने रहते कास्ट को भी सपोर्ट किया। क्योंकि गांधी जी को मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था, गांधी जी ने खुद कहा था कि बिना धर्म के राजनीति नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब आपको धार्मिक तरीके से ही राजनीति में आना चाहिए। अब उनके कहने का मतलब अलग था, लेकिन लोगों ने अलग समझ लिया। ठीक है, तो इनका मानना था जो गांधी जी थे वो ठीक है, वो इक्वालिटी पे बिलीव रखते थे। वो कहते थे हाँ पढ़ लिख जाओ, ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन तुम इक्वल राइट्स की बात मत करो। ठीक है, गांधी जी इतने बड़े सपोर्टर नहीं थे किस चीज़ के, सोशल रिफॉर्म के। उनका आइडियाज़ कुछ थोड़े अलग थे। ठीक है, ये पूरी तरीके से सोसाइटी में चीज़ें सही करना चाहते थे, लेकिन गांधी जी थोड़ा सा पॉलिटिकल चीज़ें ठीक करना चाहते थे। गांधी जी की डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ झुकाव ज़्यादा था, कॉटेज इंडस्ट्री की तरफ ज़्यादा झुकाव था। और वहीं पे जो पेरियार की बात करें वो कास्ट के, सोसाइटी के, फीमेल ऑपरेशन के ऊपर ज़्यादा चीज़ें थी। ठीक है, तो इस तरीके से गांधी को पहले तो पसंद करते हैं, बाद में नापसंद करने लगते हैं। चॉइस है भाई, बदलती रहती है। एंड ही अपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ हरिजन एज पैट्रोनाइजिंग। देखो इन्होंने जो हरिजन का कॉन्सेप्ट दिया था गांधी जी ने, हरिजन का मतलब होता है द चिल्ड्रंस ऑफ गॉड। ठीक है, जिस तरीके से उन्होंने लोअर कास्ट के लोगों को बोल दिया हरिजन, भाई तुमने बोल दिया लेकिन तुमने हरिजन के लिए क्या किया, कुछ नहीं किया। हरिजन कह दिया बस, निकल के स्माइल करके भाग गए, ये चीज़ अच्छी थोड़ी ना है। तो इन्होंने क्या किया, पेयर ना उस चीज़ को पूरा अपोज कर दिया कि नहीं, हरिजन का कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ नहीं होता है। उन्होंने हरिजन कह दिया, तुमने मान लिया, और तुम बस हरिजन के नाम से अपने आप को क्या कर रहे हो, पैट्रोनाइज कर रहे हो, किसमें, अपर क्लास के जो लोग हैं उनके साथ मिलके। ठीक है, एंड ही क्लेम दैट कांग्रेस परपिचुएटेड ब्राह्मण डोमिनेंस। और इनका जो सबसे बड़ा जो आरोप लगता है वो कांग्रेस पे ये होता है कि जो कांग्रेस है वो एक घर है ब्राह्मण्स का। ठीक है, मतलब पूरा समझ रहे हो ना, ब्राह्मण्स ने क्या कर रखा है, कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से जकड़ रखा है, और उन्हीं की पॉलिटिक्स चलती है। पार्टीज के अंदर भी पॉलिटिक्स होती है भाई, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी पॉलिटिक्स होती है। सबसे ऊपर कौन रहेगा, हायरार्की क्या होगी, कौन टॉप पोजीशन पे जाएगा, ये सारी चीज़ें पार्टीज के अंदर बहुत चलती हैं, बहुत भयंकर तरीके से। एंड ही एडवोकेटेड फॉर द सोशल ओवर पॉलिटिकल रेवोल्यूशन। और ये कहते हैं कि पॉलिटिकल रेवोल्यूशन तो आ ही जाएगी समाज में जो राजनीतिक परिवर्तन होते हैं वो तो आ ही जाते हैं एक वक्त बाद, लेकिन जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं उन्हें सालों लग जाती हैं। अब अगर मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूं तो बहुत बेसिक सा होगा, ये बताओ कि कैसा परिवर्तन है जो समाज में जो बहुत जल्दी होता है, सामाजिक, आर्थिक और ये राजनीतिक, और कौन सा परिवर्तन ऐसा है समाज में जो बहुत लेट होता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। मैं बता देती हूँ, जो सामाजिक परिवर्तन होता है वो लाखों सालों तक वैसा का वैसा ही चला रहता है। ठीक है, लेकिन जो राजनीतिक परिवर्तन होता है वो बहुत जल्दी क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, बहुत जल्दी क्या हो जाता है,
उखड़ भी जाता है और इस्टेब्लिश भी हो जाता है। कैसे? आज बीजेपी की सरकार है, अगले 5 साल में अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी थी, उनका जो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन था वो तो खत्म हो गया। कांग्रेस की पार्टी आते ही 5 साल बाद अगली फिर बीजेपी गई तो वो खत्म हो गया। लेकिन हज़ारों साल से चली आ रही जो इंटरकास्ट मैरिजेस के अगेंस्ट हमारे मिडिल क्लास इंडियन पेरेंट्स रहते हैं वो अभी तक खत्म नहीं हुई, ठीक है। हज़ारों साल पहले भी इसमें क्या करते थे, अपने बच्चों को सेक्रीफाइस कर देते थे इन द नेम ऑफ समाज, 4 लोग, ठीक है। वो अभी भी हो रहा है, अभी भी तक खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। और उसको खत्म होने में पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें सामाजिक चीज़ें एकदम से नहीं बदलती हैं। तो इनके हम की वर्क और पब्लिकेशन को समझ लेंगे अच्छे से। तो इनके जो पब्लिकेशन थे वो थे कुड्डू अरसू, वाह मैंने एक बार में कैसे ले दिया, कुडी अरसू, पीपल्स रूल जो तमिल जर्नल निकाला था इन्होंने, ठीक है। कुडी अरसू है, ठीक है। इसका इंग्लिश में पीपल्स रूल बोला है, ठीक है। मतलब साधारण लोगों के न्याय की बात की, या फिर साधारण लोगों के रूल को क्या बोलते हैं, रूल 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 नहीं आ रहा, ठीक है। तो तमिल जर्नल था, इन्होंने तमिल जर्नल निकाला। फिर विद्युत थलाई, ठीक है। विद्युत थलाई मतलब होता है लिबरेशन, ठीक है। जो कि एक न्यूज़पेपर था जो कि इन्होंने चलाया, पेरियार ने। पेरियार भाई बहुत महान थे, महान महान महान, बहुत महान थे। अगर आपको मतलब आपको सच में इन्हें प्यार करना चाहिए, मेरे ख्याल से इनकी सोच को प्यार करना चाहिए। एंड राइटिंग फोकस्ड ऑन रैशनलिज्म, एथिज्म, कास्ट रिफॉर्म्स एंड सोशल जस्टिस। तो उनकी जितनी भी राइटिंग्स थी वो राइटिंग्स सबसे ज़्यादा फोकस करती थी किस पे, रैशनलिज्म के ऊपर, जो तर्कवादी सोच थी उसके ऊपर, ठीक है। साथ ये करती थी एथिज्म के ऊपर, जिसमें ये कहते थे कि जितने भी रिलीजन हैं या फिर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब इंसानों के द्वारा बनाई गई हैं, या फिर इंसानों के एक कम्युनिटी ने सब कुछ बनाया है, और ठीक है, और अपने ही बुद्धि से, विवेक से पूरे बाकी सारे ह्यूमंस को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों को तोड़ने की इन्होंने बात की है। साथ में उन्होंने समाज में हो रहे बहुत ज़्यादा जातिवाद अत्याचार के खिलाफ बोला है, और सोशल जस्टिस की बात की है, जिसमें समाज में सारे लोगों को क्या मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, ऐसी बात कही है उन्होंने, ठीक है। तो बस हम खत्म करने की तरफ ही हैं। लेगेसी और इन्फ्लुएंस को अगर हम पढ़ेंगे तो उन्होंने एक बहुत बड़ी फाउंडेशन क्रिएट की थी द्रविडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, जिसमें आप डीएमके पार्टी देखते हो, एआईए डीएमके पार्टी देखते हो, इन सब की यही आइडियोलॉजी है। ये सब पेरियार को ही अपना गुरु मानते हैं। अगर आपने, हम लोगों को पता है इतना इंटरेस्ट रहता नहीं है, हमें तो सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस में इंटरेस्ट रहता है। अगर आप साउथ इंडिया की थोड़ी सी पॉलिटिक्स में देखें तो ये लोग बड़े बड़े होर्डिंग्स पोस्टर लगाते हैं भाई, पेरियार के पोस्टर्स लगाते हैं, वहाँ पे उनकी पूजा करते हैं, पूजा तो नहीं करते हैं, मतलब उनको सम्मान देते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो जितनी भी द्रविडियन पार्टी हैं, पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो इनके आइडियाज़ पे बहुत ज़्यादा चलती हैं। एंड ही बॉट अ सोशल अवेकिंग इन तमिलनाडु, और तमिलनाडु में जो इनका क्रेज़ था भाई भयानक वाला था, ठीक है। आज तो पूरे साउथ इंडिया में, लेकिन उस टाइम तमिलनाडु उनका बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। और इनके जो आइडियाज़ थे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं रिजर्वेशन पॉलिसीज़ के ऊपर, ठीक है, जिसके लिए गांधी जी भी पूरी ज़िंदगी लड़ते रहे। सॉरी, गांधी जी नहीं, BR अम्बेडकर एक्चुअली। तो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि रिजर्वेशन होना चाहिए छोटी कास्ट के लोगों का पॉलिटिक्स में, ठीक है, तभी उनका क्या होगा, अपलिफ्टमेंट होगा। बिना इस चीज़ के उनका अपलिफ्टमेंट नहीं हो सकता। साथ में उन्होंने एंटी कास्ट मूवमेंट भी चलाया, जिसमें उन्होंने कास्टवाद को खत्म करने की बात की। उन्होंने कहा जब तक कास्ट खत्म नहीं होगी तब तक लोगों का क्या होता रहेगा, शोषण होता रहेगा। और तमिल आइडेंटिटी की बात की, तमिल पॉलिटिक्स की बात की, जिसमें तमिलनाडु को एक बहुत बड़ा राष्ट्र बनाने की बात करते थे, डिमांड करते थे, ठीक है। उस टाइम चीज़ें हालात अलग थे, लेकिन हाँ अब ये लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, जब भी नॉर्थ इंडिया वाले चढ़ जाते हैं, या फिर नॉर्थ इंडिया वाले लोग जब साउथ इंडिया वाले लोगों की बात नहीं मानते हैं, तो हम लोगों का ये लोग अपोज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अभी आपने देखा था भाषा को इन लोगों ने एक बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया था, जिसमें साउथ इंडिया की हम बात करें तो जहाँ जहाँ हिंदी लिखी थी उस पर काली रंग की काली होती है वो लोग पोत रहे थे, ठीक है। पोस्ट ऑफिस उसमें लिखा था, डाक विभाग लिखा था, तो उसको उन्होंने ब्लैक कर दिया। और जहाँ जहाँ भी उन्हें हिंदी लिखाई दे रही थी ना, तो उन्होंने सब कुछ ऐसा ब्लैक कर दिया। तो ये पॉलिटिक्स तो चलती ही रहती है, मज़े लेने चाहिए इसके, और कुछ नहीं, ठीक है। इसमें कूदना नहीं चाहिए। एज अ स्टूडेंट मैं तो यही सजेस्ट करूँगी। एंड कंटिन्यू टू इंस्पायर द रैशनलिस्ट एंड फेमिनिस्ट मूवमेंट। और उन्होंने क्या किया, कंटिन्यू किया हमें आज तक भी रैशनलिस्ट, ठीक है। हम जिस तरीके से आप थोड़ी देर के लिए रैशनल बन गए होंगे, मे बी आप थोड़ी देर के लिए नास्तिक भी बन गए होंगे इनकी सोच समझ के। तो ये क्या करते हैं, इंस्पायर करते रहते हैं, ठीक है। साथ में फेमिनिस्ट जितने भी मूवमेंट है कि एजुकेशन होनी चाहिए, वीमेंस के प्रॉपर्टी राइट्स होने चाहिए, ये सब बातों को भी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं। यहाँ पे हम इनके क्रिटिसिज्म को भी पढ़ लें, क्योंकि भाई सबका क्रिटिसाइज हुआ तो भाई आप कैसे बच जाओगे। तो इनके जो क्रिटिक्स हैं वो इनको एक्यूज़ करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एंटी हिंदू थे, मतलब इनको हिंदुओं से नफरत थी और हिंदुओं के बारे में भड़काऊ भाषण कहते थे, और एंटी नॉर्थ इंडियन थे। इनका मानना था कि ये नॉर्थ इंडिया से बहुत ज़्यादा घृणा करते थे, और इन्हें नॉर्थ इंडियंस बहुत ज़्यादा पसंद नहीं थे, ठीक है। ये इन पे क्या लगता है, बहुत बड़ा आरोप लगता है। एंड इज आइडिया ऑफ द्रविड़ नाडु सीन एज सेपरेटिस्ट। और इनके आइडियाज़ जो द्रविड़ नाडु के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, तो उनके ये आइडियाज़ हमें सेपरेटिस्टिक चीज़ देखने को मिलती है। सेपरेटिस्ट का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ से अलग होना चाहते हो। तो अब इसी बात है, साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया से अलग होना चाहता है, नो,
हाँ, साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया से अलग होना चाहता है, क्यों? क्योंकि उनका मानना है उन्हें हमेशा से दबाया जा रहा है, ठीक है, उनके कल्चर को दबाया जा रहा है, उनकी पॉलिटिक्स को दबाया जा रहा है, उनकी हर चीज़ को दबाया जा रहा है। नॉर्थ इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उनका बोलबाला बहुत है, बहुत 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 ज़्यादा। क्यों है? क्योंकि देखो हमारी जो स्टेट कैपिटल है वो भी नॉर्थ में है, भाषा का डोमिनेंस वो भी नॉर्थ में है, सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, और सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट जो हुआ है वो भी नॉर्थ में ही हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इन्हें लगता है कि हमारा सेपरेट हो जाना ही बेहतर है, क्योंकि जो नॉर्थ इंडिया में बैठी सरकार है, नॉर्थ इंडिया में बैठे जो स्ट्रक्चर हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है, वो साउथ इंडिया की डेवलपमेंट पे बहुत कम ध्यान देती है, ठीक है। तो ये इनके अंदर थोड़ी अलगाववाद वाली जो सोच है वो कभी कभी पनपने लगती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ठीक है। क्रिटिक्स कहते हैं ऐसा। साथ में ये रेडिकल एथिज्म को अलाइनेटेड सम फॉलोअर्स, इनका मानना है कि जो उनके नास्तिकवाद की जो उन्होंने फिलॉसफी रखी है उनसे उनका क्या हो गया, उसकी वजह से कुछ इनके फॉलोअर्स जो नॉर्थ इंडिया के फॉलोअर्स हैं वो उनसे अलग होते जा रहे हैं, ठीक है। डिस्पाइट क्रिटिसिज्म हिज इम्पैक्ट ऑन सोशल जस्टिस अनडिनाइएबल, कितना भी क्रिटिसाइज कर लो लेकिन जो इनके इम्पैक्ट रहे हैं सोशल जस्टिस पे, जितना भी इन्होंने समाज में न्याय और ये सब भाषाएं फैलाई हुई हैं उसको नहीं दूर कर सकते, ठीक है। तुम इनको कितना क्रिटिसाइज करोगे? क्या तुम विमेन राइट्स पे क्रिटिसाइज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। क्या तुम विडो मैरिजेस पे क्रिटिसाइज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें खुद पता है ये सारी बातें कितनी अच्छी और कितनी सही कही गई हैं। यहाँ पे लास्ट हम आगे कंक्लूजन को देखते हैं, तो पेरियर वॉज नॉट जस्ट अ रिफॉर्मर बट अ रिवोल्यूशनरी, वो सिर्फ एक रिफॉर्मर नहीं थे, वो एक रिवोल्यूशनरी थे, ठीक है। रिवोल्यूशनरी का मतलब होता है एक बहुत ही समाज सुधारक, या फिर रिवोल्यूशनरी को एग्जैक्ट क्या बोलते हैं हिंदी में, नहीं याद आ रहा मुझे, ठीक है, अगर बताओ तो प्लीज़ बता देना। तो ये सिर्फ और सिर्फ समाज सुधारक नहीं थे, एक बहुत बड़े रिवोल्यूशनरी थे जो समाज में एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी आ गया, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी क्रांति लाना चाह रहे थे समाज में, ठीक है, तो ये क्रांतिकारी भी थे। एंड हिज मूवमेंट रीशेप तमिल सोसाइटी एंड द इंडियन पॉलिटिक्स, और इनके जितने भी आंदोलन थे उन्होंने पूरी की पूरी तमिल सोसाइटी को और इंडियन पॉलिटिक्स को शेप करके रख दिया था, ठीक है। एंड हिज फाइट फॉर द सेल्फ रेस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड रैशनलिज्म रिमेन्स रिलेवेंट इवन टुडे, और इनकी जो लड़ाई थी, इतनी लंबी चली लड़ाई, इनकी जो सेल्फ रेस्पेक्ट की थी, इक्वालिटी की थी और रैशनलिज्म की थी, वो आज भी रिलेवेंट रहती है, ठीक है। आज भी आप देखते हो कितना ज़्यादा मतलब कास्टवाद है, भारत कितना भी प्रोग्रेसिव हो जाए लेकिन भाई कास्टवाद मुझे लगता है पता नहीं कब खत्म होगा। कास्टवाद है, इनइक्वालिटी फैली हुई है, लड़का लड़की में भेदभाव होते हैं अभी भी, चाहे और अपर कास्ट लोअर कास्ट में भेदभाव होते हैं, रैशनलिज्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने की बात करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पेरियार। पेरियार को पढ़ के दिल खुश हो गया, मैंने बहुत एनर्जी के साथ पढ़ाई क्योंकि मुझे खुद मज़ा आ रहा था उनको पढ़ाने में और उनको जानने में और समझने में, ठीक है। पेरियार से जुड़ी बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत सारी, लेकिन हमें तो एज अ पॉलिटिकल थिंकर ही पढ़ना था, हमें उनकी सोच पढ़ना था, तो बस हमने वो चीज़ें पढ़ लिया। बाकी अगर इनकी कुछ भी चीज़ें जाननी होंगी या फिर इनसे इंस्पायरिंग स्टोरीज होगी वो मैं उसके एग्ज़ाम के बाद में उसको बताऊंगी, ठीक है। मतलब मेरा मन है, मैं कुछ थिंकर्स ऐसे हैं जिनकी लाइफ को भी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पेरियार। आई होप आपको वीडियो बहुत 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 ज़्यादा अच्छी लगी हो, क्योंकि मुझे ये वीडियो और इनके बारे में पढ़ के दोबारा से रिवाइज करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और मेरी एनर्जी तो आप देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा है। तो पढ़ते रहो अच्छे से, ठीक है। कल हम नए हमारे थिंकर को पढ़ेंगे, उनसे भी इंस्पायर हो जाएंगे, ठीक है। पढ़ते रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और गुड लक भाई, टाइम ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 1-1.5 महीना बचा है, तो भाई पढ़ते रहो लगन से, ठीक है। बाय बाय। कोई क्वेरी हो तो उसको कमेंट सेक्शन में डाल देना।